Good morning, students. In the last class, we started mole concept. We did all the terms which are used in this concept. In today's class, we will do formulas through which we can solve the problems of mole concept. I will solve some sample problems also to make the topic clear. I will give you some problems through assignments as well, and you just try to solve them. So students, let's start with the class. Alright students, today we have to learn the formulas of mole concept to solve the problems of it. In totality, there are only 4 formulas. With the help of these formulas, we can solve the problem or any problem of mole concept. Along with these formulas, some other formulas may be required in your numerical problems. I have written those formulas also over here. So one by one I will explain you all the formulas. So once you are familiar with the formulas, you can solve any problem. So let's start with the first formula. First formula is for atomic substances. Atomic substances means कि अगर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है, कोई एटम दे रखा है उसका, और उसका मास दिया हुआ है, और उसमें आपसे पूछे जाए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हाउ यू विल कैलकुलेट दैट. तो फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस वी हैव अ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम ग्राम एटम्स भी कहते हैं. कभी कभी बुक्स में दिया रहता है कि कैलकुलेट ग्राम एटम्स. तो ग्राम एटम्स का मतलब क्या है? ग्राम एटम्स का मतलब यही है कि वो आपसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द एलिमेंट. जो भी एलिमेंट है उसका जो भी मास दे रखा है इन ग्राम, डिवाइडेड बाय GAM, जो एब्रीविएटेड फॉर्म है किसका? ग्राम एटॉमिक मास का. तो जो ग्राम एटॉमिक मास होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, यानी कि जो उसका मोलर मास होगा, उससे जो मास है उसको हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दैट पर्टिकुलर मास. पूरे फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में वेरिएबल के फॉर्म में भी लिखा है. यू कैन सी नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं स्मॉल n से, तो नंबर ऑफ मोल्स n हो गया. गिवन मास को हम स्मॉल w या स्मॉल m से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने स्मॉल w से लिखा है, ये ग्राम में आपको वैल्यू दी होगी, और ग्राम एटॉमिक मास जो भी उसका आ रहा होगा ये भी ग्राम में ही होगा. ग्राम एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दैट पर्टिकुलर मास ऑफ एलिमेंट. So this is the first formula. We will apply later on. First we will see the formula, then we will apply it through the problems. Second is for molecular substances. कि सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है, अमोनिया का मॉलिक्यूल दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, अगर कोई मॉलिकुलर सब्सटेंस दे रखा है और उसका मास आपको प्रोवाइडेड है और उसमें आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वही फॉर्मूला है जो ऊपर हमने डिस्कस किया था. बस चेंज कितना है यहाँ पे, या चेंज क्या है कि हम पहले यहाँ पे जो मास को डिवाइड कर रहे थे वो ग्राम एटॉमिक मास से कर रहे थे. अब मॉलिकुलर सब्सटेंसेस हैं तो हम जो गिवन मास होगा उसको मॉलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे. तो इसकी वेरिएबल के फॉर्म में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास. जो भी मॉलिक्यूल का मास होगा इन ग्राम वो आ जाएगा. और यू नो दिस थिंग कि जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के यू में, वही ग्राम मॉलिकुलर मासेस भी होते हैं, बस यूनिट चेंज हो जाएगी, यूनिट 44 आ जाएगी, सॉरी यूनिट ग्राम आ जाएगी. फॉर एग्जांपल वाटर अगर है तो वाटर का अगर हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे यूनिफाइड स्केल पे तो आएगा 18U, और उसी को जब हम ग्राम मॉलिकुलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 18 ग्राम. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रखे हैं, प्रॉब्लम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं. पार्टिकल्स आपको पता है, पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं. तो अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं और पार्टिकल्स में आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल्स को आपको कन्वर्ट करना है मोल्स में, या उसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोवाइडेड है, अब डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर.
ये ऐसे भी हो सकता है कि हम कहें कि इसमें 3 हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जिसमें से एवोगैड्रो नंबर तो नोन है, तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू एक प्रोवाइडेड होगी न्यूमेरिकल में और दूसरी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 में से एक वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए होंगे तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, और अगर मोल्स दिए होंगे तो उसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, राइट। द लास्ट फॉर्मूला फॉर मोल कंसेप्ट इज फॉर गैसेस, कि अगर हमें गैसेस का वॉल्यूम दे रखा है और उसमें पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, या फिर वाइसे वर्सा कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो और आपसे पूछा जाए कि वो कितना वॉल्यूम आएगा उसका लीटर में या फिर ml में ऑन NTP STP, तो फॉर्मूला हमारे पास है अगेन वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस लेंगे जो हमें प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड होगा इन लीटर, और अगर हम लीटर में ले रहे हैं वॉल्यूम को तो 22.4 से हम उसको डिवाइड करेंगे, राइट। यू नो कि अगर यहाँ पे हमारे पास लीटर में ना होता ml में होता, तो अगर ml में हमारे पास है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22400 ml या cc ले लेंगे वैल्यू, राइट। अब इसी तरह से अगर हमें गैस कोई दे रखी है और उसके मोल्स दे रखे हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वही फॉर्मूला है कि हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड है उसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 है, तो आइदर वी कैन रिप्लेस n विद दिस के गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो दीज आर द 4 formulas. You can pause the video, you can note down all the formulas on a piece of paper, and then together we will solve the numerical problem one by one. But before that, let's see some more formulas which may be required in solving the problems of mole concept. The first is the relationship between density, mass and volume. We know that density is equal to mass by volume. हो सकता हो कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें आपको मास ना देके सीधे डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूला से उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और वी कैन से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक और फॉर्मूला हमारे पास है जो आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूला को समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये गैसेस के केस में हम यूज करते हैं कि अगर हमारा डेटा NTP या STP पर नहीं है, यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि ये जो भी वैल्यूज होंगी ये NTP या STP पे प्रोवाइडेड होंगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इन केस आपको डेटा जो है वो NTP या STP पे प्रोवाइड ना कर रखा हो और आपको फिर उस डेटा को NTP या STP पे कन्वर्ट करना हो, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट हम कोई प्रॉब्लम उठा के उस पर अप्लाई करके ही देखेंगे कि इस फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करेंगे। वन मोर फॉर्मूला इज रिटन ओवर हेयर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से हमारे पास फॉर्मूला आया है, और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर mass divided by 2, or molecular mass is equal to VD. VD is vapor density multiplied by 2. Sometimes in the numerical problems molecular mass is not given directly, it is given in terms of VD. तो देयर इज नो इशू, अगर वेपर डेंसिटी भी दे रखी है तो आप मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ दिस कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। 4 formulas are there. एटॉमिक सब्सटेंसेस के लिए अलग है, मॉलिकुलर सब्सटेंसेस के लिए अलग है, पार्टिकल्स दे रखे हों तो उनके साथ हम अलग तरीके से डील कर सकते हैं, गैसेस के लिए अलग है, और इन्हीं फॉर्मूलाज को कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें गैसेस के केस में किया यहाँ पे कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गैस के निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं, इट विल बी n मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, और n को रिप्लेस कर दिया जो यहाँ पे हमने n के लिए लिखा था कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। 3 other formulas are given. So you just see the formulas, and now we will solve some problems based on these formulas. Alright students, you can see 5 problems are written on this paper. We will do all the problems one by one. The first problem is very simple. It is saying calculate number of moles in 46 gram of sodium.
नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे निकालने के लिए? तो जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सोडियम, सोडियम एक मेटल है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये सोडियम, राइट। तो यहाँ पे जो मास दे रखा है 46 ग्राम, इसका मतलब ये इसका ग्राम एटॉमिक मास पता होना चाहिए सोडियम का, और हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी विल राइट द फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास इज 46, gram atomic mass of sodium is 23, right? I can write unit over here, 46 ग्राम में दिया है, और ग्राम एटॉमिक मास जो होगा, मोलर मास जो होगा इसका, वो भी 23 ग्राम में होगा। ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो गया, और 23 1s are 23, 23 2s are 46, 2 मोल्स। तो जो पहला वाला प्रॉब्लम है उसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 मोल्स, यानी द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम जो आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 2 मोल्स। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रही है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 ग्राम ऑफ हीलियम। 2 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? अगेन हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम यही फॉर्मूला लेके चलेंगे। N इज इक्वल टू W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू, गिवन मास कितना है 2 ग्राम, हीलियम का मास कितना होता है 4 ग्राम, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.5 और 1/2 moles. So the answer of second problem is कि the number of moles present in 2 gram of helium is 1/2 या फिर 0.5 moles. Correct. Let's move on to third problem. Third problem क्या है देखते हैं। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 98 ग्राम H2SO4 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। अच्छा, क्यों हम ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं? इसी को ही आगे भी हमारी जब प्रॉब्लम थोड़ी सी और लेंदी होंगी और थोड़ी सी और उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे सीधे निकाल सकते हैं? पहले आपको मोल्स पता होने चाहिए और उसके बाद फिर आप उसमें मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक ही स्टेप कर रहे हैं प्रॉब्लम्स का, उसमें हम सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक मॉलिक्यूल है। पहले हमें इसका मोलर मास निकालना होगा। वी नो के रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस जो हैं, रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस में जो वैल्यू है, रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस इज इक्वल टू हो जाते हैं हमारे ग्राम मॉलिकुलर मासेस। वैल्यू सेम आती है, डिफरेंस क्या होता है? यहाँ ये वैल्यू होगी इन AMU और यहाँ की जो वैल्यू होगी ये होगी ग्राम, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं या ग्राम मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं H2SO4 का। किस मेथड से हम निकालते हैं? हमने ये मॉलिक्यूल लिखा, सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसमें जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए और वो एटॉमिक मासेस को हम सम करते चलते हैं। कोई अगर एटम यहाँ पे ऐसा इन्वॉल्व है जो एक से ज़्यादा बार आया है, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो जो भी हाइड्रोजन का मास होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर सिर्फ एक ही है और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 4 है। तो मॉलिकुलर मास हम कैसे निकालेंगे? एक हाइड्रोजन का मास हमें पता होना चाहिए, इट्स 1। वैसे वो 1.008 होता है लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 1 लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन है, ये हो गया 2 × 1 2। सल्फर का मास जो होता है वो है 32। 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? इट्स 16। मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास जस्ट उसका डबल है 16। तो एक ऑक्सीजन का मास है 16, 2 का होगा 32 और 4 का हो जाएगा 64। और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो है 98। अब अगर हम इसके ग्राम मॉलिकुलर मास यानी कि GMM निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी ग्राम में। हमारे पास आ गया GMM। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं।
सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू W अपॉन GMM। गिवन मास कितना है यहाँ पे 98 ग्राम। ग्राम मॉलिकुलर मास कितना आ रहा है 98 ग्राम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 मोल हमारा आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में होते हैं 1। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो हमने करी हैं वो हमारे फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम सेज कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे बताइए? फॉर्मूलाज आपके पास हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा है? मास पूछा है, राइट? कितना मास होगा, किसका मास कितना होगा, इतने एटम्स का मास कितना होगा, इतने एटम्स का मास आपको बताना है, राइट? तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रही है, पूछ रही है मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बहुत आसान सा है, 2 तरीके से हो सकता है। हम पहले इसको फॉर्मूलाज के थ्रू करेंगे, जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उसी के थ्रू करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था पहला वाला, n इज इक्वल टू W अपॉन GAM। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमने किया था, ग्राम एटॉमिक मास लिया है क्योंकि यहाँ पे एटम ऑफ कार्बन की बात हो रही है तो हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया है। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी दिस वाज द थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला था जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया, और ये थर्ड वाला फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला अगर हम ये यूज करें एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, उन्होंने हमसे मास पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूलाज को आपस में कंबाइन कर देंगे, और जब कंबाइन कर देंगे तो वी विल गेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू W अपॉन GAM। ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, इतने। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, इतना। W अननोन है, वही हमसे पूछा है, उन्होंने मास पूछा है। और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली। वी विल सॉल्व इट एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ W। कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 6.022 है, ये इसका जस्ट डबल है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू W इज इक्वल टू 24 ग्राम। ग्राम में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये W जो है 12 जो है वो ग्राम में हमने यहाँ पे लिया है, इधर कोई यूनिट नहीं है। वी विल गेट W इज इक्वल टू 24 ग्राम। ये आ गया आपका आंसर। दूसरा कौन सा सिंपल सा तरीका था करने का इसका, जिस तरीके से हम कर सकते थे, हम अपनी प्रॉब्लम में जो हमें ये प्रॉब्लम दे रखी है इसमें नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। हमें पता है कि जब हम मोलर मास की बात करते हैं कि कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, राइट? मोलर मास 12 होता है। और मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, क्योंकि एटम है तो मोलर मास में ग्राम एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो 1 मोल इज इक्वल टू हम बोलते हैं 6.022 × 10⁻23 होता है। इतने एटम्स का मास है यानी कि वो, तो अगर इतने एटम्स पूछे गए हैं तो ये जस्ट इसका डबल है, ठीक है। तो 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। 12 ग्राम की अगर बात करें और 1 मोल की बात करें तो उसमें कार्बन के कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है ना। अब कितने में, कितने ग्राम में इतने होंगे अगर हम बात करें तो ये कितना है, 12.044 × 10⁻23 एटम्स। इसमें कितने होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जस्ट डबल हो रहा है तो 2 मोल्स हो जाएंगे। और 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 2 × 12 24 ग्राम। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। ऐसे ही वर्बली भी ये हो सकता था इस वैल्यू को देख के ही कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इतने एटम्स में कितने मोल्स आएंगे, और उन फिर मोल्स को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो एक ये मेथड है सॉल्व करने का, एक ये मेथड है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना है, 12 ग्राम, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा, 24 ग्राम।
Our last problem is how many atoms and molecules of phosphorus are present in 124 gram of P4. P4, ठीक है, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं 124 ग्राम ऑफ P4 में. अब ये P4 क्या है? ये बेसिकली फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है. P4 मॉलिक्यूल की बात हो रही है. P4 या फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल की बात हो रही है. यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इसकी एटॉमिसिटी बता रहा है. जो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है वो टेट्राएटॉमिक होता है. 4 एटम्स उसमें होते हैं फॉस्फोरस के, ठीक है ना. जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, तो वो डायाटॉमिक होता है. उसका फॉर्मूला होता है O2. एटॉमिसिटी उसकी होती है 4. सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एटॉमिसिटी होती है 8. सल्फर का जो मॉलिक्यूल बन के आएगा उसका फॉर्मूला होगा S8. सिमिलरली जो फॉस्फोरस है उसका फॉर्मूला है P4. एटॉमिसिटी है 4 उसकी, ठीक है. तो ये P4 मॉलिक्यूल की बात हो रही है. अब ये पूछ रहे हैं कि 124 ग्राम अगर हमारे पास फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, इतना जो मास इन्होंने दे रखा है, अगर फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें कितने एटम्स होंगे और टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. तो मास दे रखा है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इस मास को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं. कैसे करेंगे? ऐसे तो सिंपल, अगर एक मॉलिक्यूल होता तो हमारे लिए बताना बहुत आसान था कि उसमें 4 एटम्स हैं, लेकिन अभी तो हमें यही नहीं पता इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं. तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? वही मोल कंसेप्ट के अपने 4 फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को ही हमें यूज़ करना है. लेकिन अब हम कैसे उसको यूज़ करें, किस तरह से हम उसको यूज़ करें कि हमें आंसर मिल जाए. तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये तो नहीं पता कि 124 ग्राम जो है उसमें कितने फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अगर 1 मोल फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते तो उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. तो हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू जो है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज़ किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएंगे, और जब एक बार मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो हम फिर एटम्स निकालेंगे. आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात. तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को जो मास दे रखा है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको नंबर ऑफ मोल्स में? तो वही ग्राम मॉलिकुलर मास लेंगे और गिवन मास लेंगे, यानी कि जो हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला लिखा था N इज इक्वल टू W/GMM, उसको हमें यूज़ करना है. अब यहाँ पे W जो है वो गिवन है, W है 124 ग्राम. GMM कितना आएगा? GMM कितना आएगा? फॉस्फोरस के एक एटम का मास जो होता है वो होता है 31. एक एटम का मास, ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल दे रखा है. पीरियोडिक टेबल में जो फॉस्फोरस है वो एटॉमिक फॉर्म में है, उसके एटॉमिक मासेस दे रखे हैं. तो फॉस्फोरस के एक एटम का मास होता है 31 U, और अगर हम उसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 31 ग्राम. और फॉस्फोरस के जो ये मॉलिक्यूल है उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4, राइट. तो एटॉमिसिटी फॉस्फोरस की आ रही है 4. तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का मास निकालना है, ग्राम मोलर मास निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 31. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 12 124 आपकी वैल्यू आ जाएगी. 124 ग्राम मॉलिकुलर मास निकाल रहे हैं तो ये ग्राम में हमारी वैल्यू आ गई. तो फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास आ रहा है इतना. हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो N इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 124 इज इक्वल टू 1, यानी 124 ग्राम ऑफ जो P4 है हमारा फॉस्फोरस है, उसको अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें तो वो आ रहा है 1 मोल. 1 मोल, अभी हमने कहा था 1 मोल में अगर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इतने पार्टिकल्स होंगे. तो अब ये वैल्यू हमारी 1 मोल में कन्वर्ट हो गई है. तो अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? इज इक्वल टू 1 मोल है तो इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट. तो 124 ग्राम ऑफ P4 में
टोटल एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे। मेंशन करना ज़रूरी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो 124 ग्राम ऑफ P4 में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमसे सिर्फ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, हमसे एटम्स भी पूछा है कि इसमें कितने एटम्स होंगे। फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस P4 हैज 4 एटम्स, राइट। तो इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी Na मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने हो जाएंगे उसके अंदर एटम? जो वैल्यू हमारी ये थी 1 मोल की Na की, उसको हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और 4 6 24 रहता है, बल्कि इधर से करें तो 4 2 I have calculator, I just solve it over here. 6.022 into 4 is equal to 24.088 into 10⁻23 or 2.4 into 10⁻24 atoms of phosphorus are present. I have written one more problem for you. Problem says, how many electrons are present in 1.6 gram of methane? How many electrons are present in 1.6 gram of methane? यानी अगेन हमें 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, और जब कुछ काउंट करना होता है तो हम मोल कंसेप्ट की हेल्प लेते हैं, राइट। अब 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें? हेल्प लेना पड़ेगी हमें फॉर्मूलाज की, और जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज हमारे पास है उसको भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, वी डू नॉट नो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में, लेकिन हमें ये पता है कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, राइट। इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। एक मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और कोई न्यूट्रल एटम अगर है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो कार्बन में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन में बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1, एंड अगेन एक न्यूट्रल एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, यानी कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास जो प्रायर इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मीथेन द फॉर्मूला इज CH4, और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम क्या करें, ये 1.6 ग्राम को हम क्या करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लें। फिर हम यूनिटरी मेथड के एक में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कैसे निकालें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 2 फॉर्मूला मोल कंसेप्ट के मर्ज करके भी निकाल सकते हैं, या 1 by 1 यानी स्टेप बाय स्टेप करके भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करें कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला N is equal to W upon gram molar mass is equal to, given mass is 1.6, और मीथेन का भी हमें मास निकालना पड़ेगा कि मीथेन का मास कितना होता है। तो मीथेन का मास हम कैसे निकालेंगे? हम कार्बन का मास लेंगे, कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास, 4 हाइड्रोजन है, हम दोनों को सम कर देंगे। कार्बन का मास होता है 12 और एक हाइड्रोजन का एटम का होता है 1, तो अगर 4 हाइड्रोजन एटम होंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये आ गया हमारे पास 16। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का आ गया 16 ग्राम, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.1 मोल। यानी जो 1.6 ग्राम मीथेन है उसको अगर हम नंबर ऑफ मोल्स में बोले तो वो 0.1 मोल आ रहा है हमारा, 0.1 मोल ये है, ठीक है। अब हम इस 0.1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं कि कितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे।
1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? अगेन एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 मोल्स कितने आ जाएंगे? इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि सम बुक्स यू विल फाइंड दैट इट इज रिटन 6.023, ठीक है, एंड सम बुक्स यू विल फाइंड 6.022. You can write 23 as well, or you can write 22. there is no difference as such. वो शॉर्ट करके लिख लिया है बच्चों को कन्वीनियंट के हिसाब से बताने के लिए कि 23 यहाँ पे भी होता है और 23 यहाँ पे भी होता है। 6.023 और 10⁻23 आप याद रख सकते हैं। इससे रिलेट करके भी आप यहाँ पे 6.023 भी ले सकते हैं, ठीक है। या ये हमारी एवोगैड्रो नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1 को हम 10⁻⁻1 भी बोल सकते हैं। 10⁻⁻1 होगा, 10⁻23 अगर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 6.022 इंटू 10⁻22। 0.1 मोल ऑफ मीथेन में इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मीथेन के मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन मिल रहे हैं हमें, राइट। तो हमने 1.6 ग्राम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया कि कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आएंगे। अब फिर जो अभी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया था कि सिंस हमारा जो 1 मॉलिक्यूल है मीथेन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 10 यहाँ हम ऐड कर दें तो वी विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा आंसर है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी दिस, आंसर इज दिस। कैसे किया फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हम किस तरह से करेंगे। जितना भी हमें अमाउंट दे रखा है सब्सटेंस का उसको हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। फिर हमसे जो भी पूछा गया है, से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉन्स ना पूछे गए होते, हमसे प्रोटॉन्स पूछे गए होते कि 1.6 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो आप एक मॉलिक्यूल के अंदर पहले प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं या कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, और उसके बाद आप इसी तरीके से लास्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपसे यहाँ पे प्रोटॉन पूछे गए होते तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में जितने आपने प्रोटॉन्स निकाले और जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर गिवन मास में उसको आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मीथेन में ही आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने होते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आते? तो मीथेन में प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मीथेन एक जो मॉलिक्यूल है मीथेन का उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स हमें क्या बताया गया है कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स ही जो है उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर डिसाइड करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो इसका मतलब उसमें कितने प्रोटॉन है? एक हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन है? 1। 4 हाइड्रोजन एटम है तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 4 प्रोटॉन। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 प्रोटॉन। यानी मीथेन में इलेक्ट्रॉन भी 10 हैं और प्रोटॉन भी 10 हैं। अब अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6, सेम अमाउंट ले रखा है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, या कोई दूसरा सब्सटेंस दिया होता। अभी के लिए मीथेन ही ले लेते हैं कि मीथेन में अगर न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मीथेन द फॉर्मूला इज CH4। न्यूट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा, 9th में समझाया जाता है कि न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मास नंबर है उस पर्टिकुलर एटम का या एटॉमिक मास है उससे एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास होता है 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन में जो न्यूट्रॉन्स आएंगे वो होंगे 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और एटॉमिक नंबर भी होता है 1, 0।
ये वैसे अंडरस्टूड भी है कि पीरियोडिक टेबल में, बल्कि ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में भी 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें से जो सबसे कॉमन हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो है 1H1। 1H1, ये 1 रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, H रिप्रेजेंट करता है सिंबल को, और ये 1 जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन में अगर हमें न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक अकेला ऐसा एटम है, या 1H1 या प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब मीथेन में हमें न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 + 0। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 6। तो न्यूट्रॉन भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, मेथड यही रहेगा, स्टेप्स यही आएंगे जो हमने यहाँ भी ऊपर डिस्कस किए हैं, और हम प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं इसी मेथड के साथ। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम दी हो तो आप देख लीजिएगा कि हम किस तरह से करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व, और क्या क्या स्टेप्स आते हैं। आई हैव 3 more problems based on मोल कंसेप्ट। फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज हमने यूज कर लिए थे पीछे, अभी हमारा 4th वाला फॉर्मूला जो गैसेस के लिए उसको हमने यूज नहीं किया है। तो ये प्रॉब्लम जो हमारी है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम डाई ऑक्सीजन एट NTP, ये उसी फॉर्मूला से ही सॉल्व होगी, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, ये था। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ये कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी बाय 16 ग्राम O2 एट NTP। फॉर्मूला हमारा क्या था, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहाँ वॉल्यूम हमसे पूछा है, n हमें चाहिए था निकालने के लिए वॉल्यूम, n यानी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, लेकिन इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हमें, मास दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि n इज इक्वल टू W/Gmm, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का नाम दे रखा है, डाई ऑक्सीजन दे रखा है। अब डाई ऑक्सीजन अगर हमें दे रखा है तो हमें इन्फॉर्मेशन है कि हमें किसका मॉलिकुलर मास या ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास कंसिडर करना है, डाई ऑक्सीजन का करना है। हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मास हमें दे रखा है 16, गिवन मास है 16। ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन के फॉर्म में होती है ऑक्सीजन गैस, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम के मास की जब हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इट विल बी 32। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 0.5 मोल्स आ रहे हैं, 0.5 मोल्स। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर दें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं अभी 1/2 और 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 11.2 और आंसर विल बी इन लीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे 22.4 जो है वो लीटर में लिया है। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस और डाई ऑक्सीजन गैस NTP इज 11.2 लीटर। बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये न्यूमेरिकल है। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। This problem is talking about what is the mass of 1 mole of electrons. अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनका मास कितना होगा। एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का सोल्यूशन है इसका कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट होकर हैं, और हमें पता है कि जो मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का या सिंगल इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg में ले लेते हैं। ये मास आ गया, ग्राम में भी ले सकते हैं आप इसको। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे इसके लिए बताइए। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी मास एक इलेक्ट्रॉन का है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। I again solve this,
Just to save the time, I am doing it on calculator, but in examination you will not get calculator. to आप प्रैक्टिस करिए कि कैसे करेंगे. आंसर आ रहा है 54.8 ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये -31 है, -23 है, तो वी विल गेट 10⁻⁻8. अब ये 54.8 है, डेसिमल को हम अगर इधर शिफ्ट कर दें तो इट विल बिकम 5.4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये इंटू 10 आ जाएगा एक्चुअली, तो -8 है, 10⁻1 है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो -7. ये आ रहा है मास ऑफ, और ऑब्वियसली यूनिट भी लिखनी है, बिना यूनिट के आपका आंसर कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं. सीबीएसई में मैंडेटरी होता है जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं कि आप आंसर जो भी निकाल रहे हैं उसके साथ यूनिट ज़रूर मेंशन करिए. जो कॉपी करेक्शन होता है उसमें यूनिट के लिए अलग से मार्क्स होते हैं, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं. तो आपको यहाँ यूनिट भी बतानी है कि आपने किस यूनिट में निकाला है. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 5.4 × 10⁻⁷ kg, राइट. एंड यू कैन कैलकुलेट इन ग्राम एज वेल, दोनों ही सही होंगे आपके आंसर. मूव ऑन टू थर्ड प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4. फिर से देखते हैं क्या कह रही है प्रॉब्लम. कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4. ये जो हमारा H2SO4 है ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक है मॉलिक्यूल. इसमें पूछ रहे हैं कि जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हर किसी के आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. 196 ग्राम ऑफ H2SO4 में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं. सॉल्व करके ही बता पाएंगे, क्योंकि सीधे अगर हम बात करें तो सीधे तो हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 है तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है. लेकिन 196 ग्राम में कितने होंगे ये हमें नहीं पता. तो फिर वही जो हमने अभी एक प्रॉब्लम करी थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वही हम करेंगे कि हम पहले 196 ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसमें हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे. तो एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, जितने मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे उतने मोल्स में, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये तीनों एटम्स हमको मिल जाएंगे, राइट. कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है ग्राम में उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. उसके लिए फिर हमें H2SO4 का मोलर मास भी चाहिए होगा. H2SO4 का मोलर मास है 98 ग्राम. नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं. फॉर्मूला W/Gmm इज इक्वल टू, मास कितना दे रखा है 196 डिवाइडेड बाई 98. अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू उसकी जस्ट डबल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 मोल्स आ रहे हैं. 196 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू 2 मोल्स आ रहा है, ठीक है. तो हम पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं कि इन 2 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे. 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकल के आएंगे इन 196 ग्राम बोले और 2 मोल्स बोले इज इक्वल टू 2 × Na. एवोगैड्रो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × Na आ जाएगा, ठीक है. और Na की वैल्यू 6.022 × 10⁻23. इस वैल्यू को जस्ट डबल कर दें तो वी विल गेट 12.044 × 10⁻23. इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं. अब आई होप आप आगे कर लेंगे. इसके बाद आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा और फिर उसके बाद आप आंसर मैच करिएगा. वीडियो पॉज कर दीजिएगा, अपने आप सॉल्व करिएगा और उसके बाद आंसर मैच करके देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. आगे प्रोसीड करते हैं. 2 मोल में हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए. फिर से हमारा स्टेटमेंट बनेगा कि सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, देयरफॉर, ठीक है, इस पूरी वैल्यू में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, देयरफॉर 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे 2 × 12.044 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यू विल गेट
This value will get double of this and we will get 24.088 into 10 power 23 hydrogen atoms. फिर अलग अलग हर एटम का उन्होंने पूछा है. सल्फर की बात करें तो सिंस 1 molecule of H2SO4 contains 1 sulfur atom, therefore 12.044 into 10 power 23 will contain 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर विल रिमेन सेम. इतने सल्फर एटम्स आ जाएंगे. और ऑक्सीजन जो है H2SO4 में है 4, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, सिंस बार बार वही रिपीटिशन है कि स्टेटमेंट पूरा पूरा आ रहा है. H2SO4 हैज़ 4 ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं जो हमारे निकले थे 196 ग्राम में H2SO4, ये ज़ीरो नहीं है, दिस इज़ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है. 4 इंटू दिस ऑक्सीजन एटम्स. ये सॉल्व हो गया आपका लास्ट वाला भी प्रॉब्लम कि अगर 196 ग्राम ऑफ H2SO4 हैं तो उसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कितने सल्फर के एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे. मूव ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? Density of water is given at same temperature is 1 gram per cc. Volume of water पूछ रहे हैं ये at 4 डिग्री सेल्सियस की कितना आएगा. इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ सबसे पहले फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, राइट. तो हेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज आस्क्ड, यानी कि आपसे V पूछा है. M की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें दे रखा है, वाटर है. वाटर का मास आपको निकालना है. वाटर फॉर्मूला इज H2O. मास निकालेंगे तो अगेन 2 + 16 इज इक्वल टू 18 आ गया, 18 ग्राम आ जाएगा. और डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और cc. ये आ गया आपकी सारी वैल्यूज. V आसानी से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. मास कितना है 18, डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना आ जाएगा 18. लेकिन ये वैल्यू आई किस में, इसकी यूनिट क्या आएगी? तो मास हमारा किस में था, ग्राम, और डेंसिटी कितनी थी, ग्राम पर cc. ग्राम और cc चला जाएगा ऊपर, cc क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml बोल सकते हैं. तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आपका आ रहा है वो ml या फिर cc में आ रहा है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस? सो द आंसर इज वॉल्यूम इज 18 ml. 18 ml. तो एक और फॉर्मूला जो था उसको भी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया. इसका भी एप्लीकेशन ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ यही पूछ रखा हो, या हो सकता हो इसके साथ उन्होंने कुछ और जोड़ दिया हो प्रॉब्लम, और फिर आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ जाए. आप इसको यूज़ करके जो भी चीज़ कैलकुलेट करना हो, मास निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं. आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल हम जो करेंगे वो बहुत ही पॉपुलर सा न्यूमेरिकल है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है और बड़ा अच्छा सा है. और वो है क्या, वो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर. कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर? लीटर हमने गैसेस के टर्म में पढ़ा था, और यहाँ वाटर है, गैस नहीं है, लिक्विड है, मोल्स पूछे हैं उसमें. किस तरह से हम निकालें? कैन यू थिंक ऑफ दिस? फॉर्मूला वही लगने हैं जो 4 फॉर्मूलाज हमारे पास मोल कंसेप्ट के हैं, हमें घुमा फिरा के वही यूज़ करना है. और उसके अलावा जो और छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं, जो सप्लीमेंट की तरह हैं हमारे पास, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वाटर में. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो सेकेंड वाला फॉर्मूला हमने लिखा था, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर मास, ये फॉर्मूला हमने किया था. अब हमसे मोल्स पूछे गए हैं, हम मोल्स निकाल सकते हैं. n
ग्राम मॉलिकुलर मास की बात करेंगे वाटर की, तो वाटर का ग्राम मॉलिकुलर मास होता है 18। अभी हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था कि वाटर का ग्राम मॉलिकुलर मास आ रहा है 18। मास कैसे निकालें, क्योंकि दो वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू अननोन है, तो एक तो इसमें से कोई हमें पता ही होना चाहिए, ये तो निकालना ही है, तो हमारा टास्क ही है। मास कहाँ से मिलेगा, देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला, कुछ हिंट मिल रहा है कैसे कर सकते हैं हम ये ऊपर वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज। यस एग्जैक्टली, लीटर हमें यहाँ पे दे रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें एक वैल्यू गिवन है वॉल्यूम, 1 लीटर दे रखा है, V इज इक्वल टू 1 लीटर। और डेंसिटी यहाँ पे नहीं दी है, क्योंकि डेंसिटी एज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों को वाटर की डेंसिटी पता होगी कितनी है। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने उसको किया भी था कि डेंसिटी इज इक्वल टू है 1 ग्राम पर cc। अब यहाँ लीटर में है, यहाँ ml में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो पहले इस लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। वॉल्यूम मिल गया हमको, डेंसिटी हमारे पास है, हम मास निकाल सकते हैं ना, ये मिल जाएगा हमको कि मास कितना है। तो हम पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना आ रहा है 1000, तो मास कितना हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। n इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1000, और ग्राम मॉलिकुलर मास वाटर का कितना है 18, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 55.55 और 5। बिल्कुल ये रटा हुआ आंसर है कि इतने मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जब हम बात करते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर की, कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे। अब आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 लीटर सिर्फ पानी है हमारे पास, और उसमें इतने मोल्स हैं, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन ये 10⁻23 है, बहुत मॉलिक्यूल्स हैं। और टोटल मोल्स यहाँ पे कितने हैं 55.5 मोल्स, तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अब आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, और ये भी साथ के साथ समझ सकते हैं कि सच में हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं साइज में। हम कहते हैं ना कि मोल कंसेप्ट इज यूज फॉर स्मॉल एंटिटीज, टू काउंट स्मॉल एंटिटीज, बहुत ही छोटी एंटिटीज को काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स। तो कितने छोटा होगा हमारा मॉलिक्यूल, 1 लीटर में कितने ढेर मॉलिक्यूल हमारे वाटर के आ रहे हैं। तो बेटा दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी हैव डन टुडे बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट्स। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं करने के लिए, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। आई विल मेक एन असाइनमेंट ऑफ दैट एंड गिव इट टू यू, यू जस्ट सॉल्व इट बाय योर ओन एंड आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशंस ऑल्सो। आप अपने आप करके देखिएगा, उसके बाद आप सोल्यूशन से उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज को यूज़ करना, उनका एप्लीकेशन पार्ट आपको थोड़ा क्लियर होगा। लेकिन ये मान के बिल्कुल मत चलिएगा कि एक बार में ही आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है, वो बहुत कॉमन सा फ्रेज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स की, मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स की, उतना ही अच्छा आपका ये कंसेप्ट होगा। और इसको अब आप जो है फॉर ग्रांटेड भी मत लीजिएगा। 9th क्लास में आप लोगों को CBSE में मोल कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, वहाँ क्लियर हो ना हो, अब तो आपको इसको क्लियर करना ही है, क्योंकि आगे केमिस्ट्री जब भी अब आपको पढ़नी है, उसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, बिना मोल कंसेप्ट के आपका काम चलेगा नहीं। तो आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई डाउट हो आप अपने टीचर्स के साथ, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। लेकिन मोल कंसेप्ट के कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, और सारे फॉर्मूलाज ध्यान होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि फॉर्मूलाज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 फॉर्मूलाज हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने करी हैं वही 4 फॉर्मूलाज को घुमा फिरा के हमने यूज़ किया है। तो आपको उन्हीं की हेल्प से सॉल्व करना है, बस लॉजिक फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक लगेगा, आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और वो कैसे समझ में आएगा, वो बिल्कुल प्रैक्टिस से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है कि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो प्रैक्टिस करिए। बुक्स अगर अवेलेबल हो जाती हैं तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट पे ढेर मटेरियल पड़ा हुआ है, आप प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं, मोल कंसेप्ट की सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी आपको कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स दूंगी जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं। सो स्टूडेंट्स, thank you so much for today. Keep practicing, and in case of any problem
you can message me. I'm always there to help you out. Thank you.